प्यारे दोस्तों नमस्कार। और दोस्तों चलिए बैठते हैं और हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी गई है? तो संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई और संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हिंदी शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। तो संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हिंदी शब्द की उत्पत्ति मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को किस अपभ्रंश का विकसित रूप माना है? ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप माना है। आचार्य हजारी प्रसाद ने हिंदी को किस अपभ्रंश का विकसित रूप माना है? तो ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप माना है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा कौन सी है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा, तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों विद्यापति की रचना है और इनकी भाषा है वो अवट है, अवट भाषा है दोनों की, कीर्तिलता की और कीर्ति पताका की। अगला है अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण किसने लिखा? अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण आचार्य हेमचंद्र ने लिखा और नाम था शब्दानुशासन। ठीक है जी, आचार्य हेमचंद्र ने लिखा था अपभ्रंश भाषा का व्याकरण और नाम दिया था शब्दानुशासन। मिश्र बंधु विनोद की रचना किसने की? मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी। मिश्र बंधु विनोद की रचना मिश्र बंधु ने की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। अगला है हिंदी के जन्म का कारण किसको माना जाता है? अपभ्रंश भाषा को माना जाता है। अपभ्रंश भाषा से हिंदी का जन्म हुआ था। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों के नाम बताइए। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां, तो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, हरियाणवी और कन्नौजी। ये पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है खड़ी बोली का दूसरा नाम। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी। चलिए पूर्वी हिंदी की बोलियों के नाम बताइए। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन बोलियां हैं पूर्वी हिंदी की, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला है राजस्थानी उपभाषा की प्रमुख बोलियों के नाम बताइए। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये चार बोलियां हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी राजस्थानी उपभाषा की प्रमुख बोलियां हैं। पहाड़ी उपभाषा की प्रमुख बोलियों के नाम बताइए। पहाड़ी उपभाषा की प्रमुख बोलियां, तो पश्चिम पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी दो बोलियां हैं। पहाड़ी उपभाषा की प्रमुख बोली हैं वो पश्चिम पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी है। बिहारी उपभाषा की प्रमुख बोलियों के नाम बताइए। मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये तीन बोलियां हैं बिहारी उपभाषा की, मैथिली, मगही और भोजपुरी। अगला है खड़ी बोली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? खड़ी बोली, तो खड़ी बोली का क्षेत्र है दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद और सहारनपुर। खड़ी बोली है वो दिल्ली में बोली जाती है, गाजियाबाद में, देहरादून में, मुरादाबाद में और सहारनपुर में बोली जाती है। चलिए हरियाणवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? पटियाला, अंबाला, हिसार और रोहतक में बोली जाती है हरियाणवी बोली। हरियाणवी बोली है वो पटियाला, अंबाला, हिसार, रोहतक में बोली जाती है। हरियाणवी बोली का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी बोली का दूसरा नाम बांगरू बोली भी कहा जाता है। कन्नौजी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? कन्नौजी बोली तो कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद और हरदोई में बोली जाती है कन्नौजी बोली। कानपुर में, पीलीभीत में, इटावा में, शाहजहाँपुर में, फर्रुखाबाद में और हरदोई में बोली जाती है। अगला है ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मैनपुरी, धौलपुर और भरतपुर में बोली जाती है। आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मैनपुरी, धौलपुर, भरतपुर में ये बोली जाती है। कौन सी बोली? ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा का क्षेत्र देख लीजिएगा। आगरा में, अलीगढ़ में, बरेली में, मथुरा में, एटा में, मैनपुरी, धौलपुर, भरतपुर में ब्रजभाषा बोली जाती है। अगला है सूरसेन प्रदेश की मुख्य बोली कौन सी है? ब्रजभाषा है सूरसेन प्रदेश की। बुंदेली बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? बुंदेली बोली का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? तो बुंदेली बोली है वो ओरछा, झांसी, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, होशंगाबाद और हमीरपुर में बोली जाती है बुंदेली बोली। ओरछा, झांसी, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, होशंगाबाद और हमीरपुर में।
बुंदेलखंड के राजाओं की बोली होने के कारण से कौन सी बोली प्रसिद्ध है? बुंदेली बोली प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड के राजाओं की बोली होने के कारण से बुंदेली बोली प्रसिद्ध है। अगला है, आलाखंड किस बोली में लिखी गई एक सुप्रसिद्ध रचना है? बुंदेली बोली में लिखी गई एक सुप्रसिद्ध रचना है आलाखंड। अवधी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? अवधी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो अयोध्या में, सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में, सीतापुर, फैजाबाद, बाराबंकी में ये जो अवधी बोली है वो बोली जाती है। अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, फैजाबाद और बाराबंकी में अवधी बोली का क्षेत्र है। बघेली बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? बघेली बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है? तो रीवा, सतना, मेहर, नागौद व जबलपुर में बघेली बोली बोली जाती है। बघेली बोली की उत्पत्ति किस से हुई? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई थी बघेली बोली की उत्पत्ति, अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला है, छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? तो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कांकेर और नंदगांव में बोली जाती है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और कांकेर तथा नंदगांव में छत्तीसगढ़ी बोली का क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट, मारवाड़ी बोली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? मारवाड़ी बोली तो ये जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर, फलौदी, किशनगढ़ में बोली जाती है। तो जैसलमेर में, बीकानेर में, नागौर में, पाली में, सिरोही में, अजमेर में, फलौदी में और किशनगढ़ में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। अगला है, जयपुरी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? जयपुरी बोली तो जयपुर, टोंक, डिग्गी, मालपुरा और किशनगढ़ में बोली जाती है। तो जयपुरी बोली का क्षेत्र है वो जयपुर है, टोंक, डिग्गी, मालपुरा और किशनगढ़ है। नेक्स्ट है, जयपुरी बोली का दूसरा नाम क्या है? जयपुरी बोली का दूसरा नाम ढूंढाड़ी है। जयपुरी बोली का दूसरा नाम कौन सा है? ढूंढाड़ी है। हाड़ौती बोली किस बोली की शाखा है? किस बोली की शाखा है? तो जयपुरी बोली की शाखा है हाड़ौती बोली। तो हाड़ौती बोली है वो जयपुरी बोली की शाखा है। अगला है, हाड़ौती बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? झालावाड़, कोटा, बारां में हाड़ौती बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, मेवाती बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो मेवाती बोली है वो अलवर, भरतपुर, गुड़गांव और करनाल में बोली जाती है मेवाती बोली। तो मेवाती बोली का क्षेत्र अलवर, भरतपुर, गुड़गांव और करनाल है। मेवाती बोली की एक मिश्रित बोली का क्या नाम है? तो मेवाती बोली की एक मिश्रित बोली है और उसका क्या नाम है? अहीरवाटी नाम है उसका, अहीरवाटी। मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास और होशंगाबाद में बोली जाती है। तो मालवी बोली है वो इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास और होशंगाबाद में बोली जाती है मालवी बोली। चलिए नेक्स्ट, भोजपुरी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी तो ये बनारस, शाहबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर और जौनपुर, चंपारण, सारण में बोली जाती है। तो भोजपुरी बोली है वो सबसे ज़्यादा बोलियों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है। बनारस, शाहबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, जौनपुर, चंपारण, सारण में भोजपुरी बोली बोली जाती है। मगही बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? मगही बोली तो ये मगही बोली है पटना, भागलपुर, हजारीबाग, गया और पलामू में बोली जाती है। पटना, भागलपुर, हजारीबाग, गया और पलामू में मगही बोली बोली जाती है। मगही बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मगही बोली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। मगही बोली का विकास। मैथिली बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? मैथिली बोली तो मैथिली बोली दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में बोली जाती है। दरभंगा में, पूर्णिया में, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में ये मैथिली बोली बोली जाती है। मैथिली बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है मैथिली बोली का विकास। किससे? मागधी अपभ्रंश से। अगला है, पश्चिम पहाड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? पश्चिम पहाड़ी तो पश्चिम पहाड़ी है वो शिमला, मंडी, धर्मशाला, अंबाला के आसपास बोली जाती है। पश्चिम पहाड़ी बोली है वो शिमला, मंडी, धर्मशाला, अंबाला के आसपास बोली जाती है। पश्चिम पहाड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ पश्चिम पहाड़ी का विकास, शौर सैनी अपभ्रंश से। मध्यवर्ती पहाड़ी बोली की कौन सी दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? गढ़वाली व कुमायूनी है। गढ़वाली और कुमायूनी दो शाखाएं हैं मध्यवर्ती पहाड़ी बोली की, दो शाखाएं। मध्यवर्ती पहाड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? मध्यवर्ती पहाड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो गढ़वाल, कुमायूं, नैनीताल, अल्मोड़ा और रानीखेत में बोली जाती है। गढ़वाल, कुमायूं, नैनीताल, अल्मोड़ा और रानीखेत में मध्यवर्ती पहाड़ी बोली बोली जाती है। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक का नाम बताइए। तो ये गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। 200 वैष्णव की वार्ता के लेखक का नाम बताइए। तो ये गोकुलनाथ की रचना है 200 वैष्णव
252 वैष्णव उनकी वार्ताएं, और 284 वैष्णव उनकी वार्ताएं भी गोकुलनाथ की, और 252 वैष्णव उनकी वार्ताएं भी गोकुलनाथ की रचना है। चलिए, भक्तमाल के रचयिता का नाम बताइए। नाभादास की रचना है भक्तमाल। चलिए नेक्स्ट, भक्त नामावली रचना के रचनाकार का नाम बताइए। दूरोदास की रचना है भक्त नामावली। नेक्स्ट है संतवाणी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। दूरोदास की रचना है संतवाणी। नेक्स्ट है काव्य निर्णय रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, भिखारी दास की रचना। सुंदरी तिलक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है सुंदरी तिलक। गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम बताइए। तो गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम है इस्तवार दे ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी। तो इस्तवार दे ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम है इस्तवार दे ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी। अगला है गारसा दत्तासी का हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ। 1839 में गारसा दत्तासी का हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ। गारसा दत्तासी का हिंदी साहित्य का इतिहास का द्वितीय भाग, तो भाव नहीं है भाई, इसको भाग कर देते हैं। चलिए, ये भाग है, कब प्रकाशित हुआ। तो ये 1847 में प्रकाशित हुआ था द्वितीय भाग, 1847 में प्रकाशित हुआ था। गारसा दत्तासी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसका द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। गारसा दत्तासी का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, तो ये लिखा गया था अंग्रेजी के वर्णों के क्रमानुसार, अंग्रेजी के वर्णों के क्रमानुसार लिखा गया था। ये गारसा दत्तासी का हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी और उर्दू के कितने कवियों का परिचय है। तो गारसा दत्तासी का हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी और उर्दू की कितने कवियों का परिचय है। तो ये परिचय 70 कवियों का, 70 कवियों का परिचय दिया गया है। शिव सिंह सरोज की रचना किसने की। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की थी, शिव सिंह सेंगर ने। चलिए, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ। 1883 में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ था, 1883 में। शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का परिचय। शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का परिचय, तो 1000 कवियों का परिचय शिव सिंह सरोज में। अगला है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास है, डॉक्टर ग्रियर्सन है भाई, इसको थोड़ा सा कर देते हैं। एक मिनट, लिखने में समस्या है, तो यही हम ले आते हैं कॉपी करके, और इसको यहाँ पर हम कॉपी कर देते हैं। और इसको हटा देते हैं। चलिए, अब सही है। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास है वो प्रकाशित हुआ था 1888 में, 1888 में प्रकाशित हुआ था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हुआ था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है जी। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास को पहली बार वैज्ञानिक दृष्टि से सुव्यवस्थित किसने किया। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था सुव्यवस्थित। हिंदी साहित्य के इतिहास को पहली बार वैज्ञानिक दृष्टि से सुव्यवस्थित किया था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य में कालक्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई।
हिंदी साहित्य में कालक्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मिस्र बंधुओं द्वारा की गई थी। मिस्र बंधुओं द्वारा। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ? 1913 में हुआ था मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ में किस रूप में प्रकाशित हुआ? प्रारंभ में किस रूप में प्रकाशित हुआ? तो प्रारंभ में किस रूप में प्रकाशित हुआ? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, और 1929 में प्रकाशित हुआ था। तो शुरुआत में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था और सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है हिंदी साहित्य के इतिहास को। हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ की रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ की रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। परमात्म प्रकाश की रचना किसने की? जोइंदू ने की थी। चलिए, भविष्यत कहा की रचना किसने की? धनपाल ने की थी भविष्यत कहा की रचना। जस हर चरियु की रचना किसने की थी? जस हर चरियु की रचना तो ये पुष्यप दंत ने की थी। जस हर चरियु की रचना पुष्यप दंत ने। पाहुड़ दोहा की रचना किसने की थी? मुनिराम सिंह ने की थी पाहुड़ दोहा की रचना। शब्दानुशासन की रचना किसने की थी? हेमचंद्र ने की थी शब्दानुशासन की रचना हेमचंद्र ने। राहुल सांकरत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? सरपा को माना है हिंदी का प्रथम कवि। भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय किसको है? रामानंद को है। भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद को। रामानुजाचार्य जी ने किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया? विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत का। रामानंद किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य के शिष्य थे रामानंद, रामानुजाचार्य के। विजयपाल रासु की रचना किसने की थी? नल्ल सिंह ने की थी विजयपाल रासु की रचना नल्ल सिंह ने। हमीर रासु की रचना किसने की? हमीर रासु की रचना सारंगधर ने की थी हमीर रासु की रचना। कुमार रासु की रचना किसने की? दलपत विजय ने कुमार रासु की रचना की थी दलपत विजय ने। विशलदेव रासु की रचना किसने की थी? नरपति नाले ने विशलदेव रासु की रचना की थी। पृथ्वीराज रासु की रचना किसने की? चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासु की रचना की थी। जय चंद्र प्रकाश की रचना किसने की? भट्ट केदार ने की थी जयचंद्र प्रकाश की रचना। जयमैंग जस चंद्रिका की रचना किसने की? मधुकर कवि ने की थी जयमैंग जस चंद्रिका की रचना। परमाल रासु की रचना किसने की? जगन्नी ने की थी परमाल रासु की रचना। कीर्ति लता की रचना किसने की? विद्यापति ने की थी कीर्ति लता की रचना। कीर्ति पताका की रचना किसने की थी? विद्यापति ने की थी कीर्ति पताका की रचना। विद्यापति पदावली की रचना किसने की? विद्यापति ने की थी विद्यापति पदावली की रचना। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकरत्यान ने कहा था आदिकाल को सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेस ने कहा था। मैंने ने कहा था चारण काल। चलिए, आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि चारण काल कहा था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। नेक्स्ट है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आदिकाल को बीज वपन काल। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था आदिकाल को अपभ्रंश काल। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था आदिकाल को वीर काल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था आदिकाल को वीरगाथा काल। शिव महिम की रचना किसने की थी? पुष्यप दंत ने की थी शिव महिम की रचना। सिद्ध संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है सिद्ध संतों की संख्या। दुआ शैली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सेरपा ने किया था दुआ शैली का प्रयोग। सेरपा का समय माना जाता है 7वीं शताब्दी माना जाता है सेरपा का समय। डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल की समय सीमा मानी है 1857 से 1900 तक पुनर्जागरण काल की समय सीमा। चलिए, डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण काल की समय सीमा मानी है 1900 से 1918 तक। ठीक है जी। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावत की समय सीमा मानी है 1918 से 1938 तक। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन थे? शालिभद्र सूरी थे भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता। ये किसने कहा कि हिंदी और अपभ्रंश के बीच में कोई मध्यांतर रेखा नहीं खींची जा सकती? ये किसने कहा कि हिंदी और अपभ्रंश के बीच में कोई मध्यांतर रेखा नहीं खींची जा सकती?
गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। चलिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। ऋठ नेमिचर्यु की रचना किसने की? ऋठ नेमिचर्यु की रचना स्वयंभू ने की थी। ऋठ नेमिचर्यु की रचना। स्वयंभू छंद की रचना किसने की? स्वयंभू ने की थी। पवनचर्यु की रचना किसने की? स्वयंभू ने की थी पवनचर्यु की रचना। महापुराण की रचना किसने की? पुष्यदंत ने महापुराण की रचना की थी। पुष्यदंत ने। अणय कुमार चर्यु की रचना किसने की? पुष्यदंत ने की थी अणय कुमार चर्यु की रचना। जसर चर्यु की रचना किसने की? पुष्यदंत ने की थी जसर चर्यु की रचना। प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की थी? मेरुतुंग ने की थी प्रबंध चिंतामणि की रचना। कुमारपाल काव्य के रचयिता का नाम बताइए। सोमप्रभ सूरी का काव्य है कुमारपाल। सोमप्रभ सूरी का काव्य। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? शालिभद्र सूरी को माना गणपति चंद्र गुप्त ने। छंदोनुशासन की रचना किसने की? हेमचंद्र ने की थी छंदोनुशासन की रचना। रेवतागिरी की रचना किसने की? विजय सेन सूरी ने की थी रेवंत गिरिराज की रचना या रेवतागिरी की रचना। और नेमिनाथ रास की रचना किसने की थी? सुमति गुणी ने नेमिनाथ रास की रचना की थी। तो दोस्तों, ये इस चैनल का पहला वीडियो है और आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें दोस्तों।